हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और कल जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड न्यू सेशंस। दुगना लगान देना होगा। ओके, ऑल राइट। देखिए, जो अब आज हम बात करने वाले हैं वो है आपके
अभी तक हमने ये देख लिया है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो वॉर जैसी स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। वॉर के दौरान हमने कई ट्रीटीज को देखा और ट्रीटीज के बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से वो एम्पायर को एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो यूरोपियंस हो या वो इंडियन एम्पायर हो, ये हमने देखा है बखूबी। दूसरा हमने देखा है उनकी पॉलिसीज के बारे में थोड़ी सी एक झलक हमने पा ली है। पॉलिसीज, वो पॉलिसीज जिनकी बात हम यदि करें तो वो पॉलिसीज हैं आपकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड है। वो कुछ छोटे छोटे रिचार्ज के तौर पर आपके सामने आ रही हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स का मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात, जिसमें आपको दुगना लगान देना होगा। और ये दुगना लगान वाले कौन है? वो दुगने लगान वाले हैं हमारे जो है ब्रिटिशर्स, और वो यही कहने की बात कर रहे हैं कि ये ना केवल ये आपकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से रिलेटेड है, मतलब लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज तो हैं, लेकिन इस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अलावा भी हमारी जो इकोनॉमिक है कंडीशन, उस पर ये इंपैक्ट करने वाले हैं, उस पर ये प्रभाव छोड़ने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि हमने देखा है कि ब्रिटिश जो है वो एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, वो व्यापारी के रूप में आए थे, और उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार इंडियन इकोनॉमी को यूज किया और इस इंडियन इकोनॉमी को एक कॉलोनिज्म्स में कन्वर्ट कर दिया, उपनिवेश। मतलब कह सकते हैं कि जो निवेश किया जाएगा भारत में वो केवल और केवल जो है ब्रिटिशर्स के उपयोग के आधार पर किया जाएगा। मतलब वो केवल और केवल जो है वो अपने फायदे के लिए उपयोग करेंगे, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लो, चाहे वो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, चाहे वो एक लॉ बना रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए करने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स के दौरान हम जो देखने वाले हैं शोषणकारी परिणाम वो हमने देख लिए हैं। इस पिक्चर से हम यही समझ रहे हैं कि अंग्रेज जो है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। तो या ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स कह लीजिए या भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव देख लीजिए, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उसको ये नष्ट करने वाले हैं, वो भी हम समझने वाले हैं कैसे होगा। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हमने ऑलरेडी देख ली हैं, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को हमने जाना है तो हमने ये देखा है कि इसके द्वारा उनका उद्देश्य रेवेन्यू को ही बढ़ाना था, रेवेन्यू को बढ़ाना, और वो जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था के द्वारा आप पर इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉलोनिज्म्स की बात करेंगे, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इंपैक्ट हो जाएगी, और इस फेज को हम बात करेंगे पहला कुछ फेसेस के अंतर्गत, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। देखिए एक सा नेचर नहीं होता है, समय एक सा अलग अलग होता है, और यहां पर हम देखेंगे पहला 1757 से 1813। अब इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा चार्टर एक्ट्स के बारे में। याद करिए, आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। पॉलिटी में आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आप एक्ट्स जो शुरुआत होती है वो 1773 से शुरू होती है, और ये आपकी 1858 तक चलती है, 1857 कह लीजिए, दैट इज 1857। इस दौरान हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो शासन कर रही है, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, वही जिसको हमने बनते हुए देखा था। दूसरा हम देखेंगे कि 1858 से ये कंपनी जो है, सॉरी, ये ताज का जो शासन है दैट मीन्स यहां से शुरू होता है और ये 1947 तक चलता है, और डिफरेंट आपके एक्ट्स यहां आने की कोशिश करते हैं। दीज काइंड ऑफ द एक्ट्स, ये सारे के सारे जो एक्ट्स आते हैं वो ये सारे के सारे जब एक्ट्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन एक्ट्स का व्यवहार या उसका जो फीचर है वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। द कंपनी जो चार्टर एक्ट्स लेके आए जाते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिकल सेक्शन से जुड़ा हुआ भाग है। अब देखिए, वैसे ही जैसे हमने देखा ये एक्ट्स आएंगे या एक्ट्स जो आते हैं उसी के तहत हम देखते हैं कि कंपनी जो है 1757 से 1813 तक जो है एक प्रकार से रूल करती है, ठीक है। और रूल करने का जो तरीका होगा वो किस तरीके से होगा, जब कंपनी जो है स्टेबलाइज होती है, और 1757 आपको पता है, दैट इज हम कह सकते हैं जब हम जो है बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी से ही कंपनी की स्टेबलाइजमेंट शुरू हो जाती है, और ये 1813 तक चलता है। डू यू रिमेंबर, ठीक है। दैट मींस ठीक है, यहां पर कंपनी जो है कंपनी की
मोनोपोली या कह सकते हैं कि जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है 1813 में। यदि आपको पॉलिटिकल एक्ट्स जो है थोड़े बहुत पता है तो मैं वो बात कर रहा हूं, हालांकि हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंपनी का व्यवहार यहां पर क्या है, दैट मींस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, वो मोनोपोली को खत्म करने की बात की जाती है 1813 के बाद। क्यों की जाती है वो हम जानेंगे। 1813 से ये चीजें चलेंगी और 1858 तक चलेंगी, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, ओपन ट्रेड पॉलिसीज जो है वो यहां पर फॉलो की जाती है। अब ये ओपन ट्रेड पॉलिसीज का भी एक उद्देश्य होता है जो आपको 1813 के एक्ट में दिखाई देता है, ठीक है, तो ये कनेक्शन वहां से जुड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट फेज एंड दिस इज द सेकंड फेज। और ये 1858 के बाद ये वाला जो मेरे पीछे छुप गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये मोटे तौर पर 1858 के बाद आप कर सकते हैं या 1860 के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर कंपनी का नेचर या कंपनी का जो फीचर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है फीचर्स, इनको थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द मर्केंटाइल फेज, जिसे व्यापारिक फेज कहा जाएगा। मोटे तौर पर हम कहें तो कंपनी यहां पर केवल व्यापार कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है। क्या वो आप पर रूल करने की कोशिश कर रही है? नो, ठीक है, देयर इज नो रूल्स, ठीक है, केवल वो आप पर जो है वो व्यापार करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और यहां पर यदि हम देखें तो दूसरा जो फेस होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस होगा, क्योंकि सेकंड वाले फेस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं 1813 से 1858 के बीच में यहां पर जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है दैट वाज वो कहीं ना कहीं रेनेसा के बाद इनलाइटमेंट आता है, ठीक है। और इनलाइटमेंट के फलस्वरूप हम देखते हैं कि रीजनिंग्स आती है। रीजनिंग्स का मतलब है तर्क, है ना। देखिए अभी तक क्या है कि हम कोई चीज जो है इन्वेंशंस नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस या कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है वो रेनेसा के बाद आता है, पुनर्जागरण के बाद आता है। लोग जो है वो इनलाइटमेंट हो जाते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और बुद्धि का प्रयोग करने के बाद वो रीजनिंग तर्क की ओर जाते हैं। और जब तर्क की ओर जाते हैं तो साइंस का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट मिलेगा। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बनेगा तो होगा ये कि जो चीजें जो आप अभी तक हाथ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कपड़ा, ठीक है, वो अब मशीन ले लेंगे। मतलब मशीन्स जो है यूज की जाएगी। और मशीन्स के लिए क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? ब्रिटेन से मिलेगा, ठीक है भाई। ब्रिटेन इतना सा देश है, अब ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन अपने कॉलोनीज से लेगा। और वो कॉलोनीज कौन है? वो कॉलोनीज हैं इंडिया, ठीक है। इससे बेहतर उदाहरण मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया में वो इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेंगे और उस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, मतलब रॉ मटेरियल को भेजेंगे अपने यहां, मशीन्स लगी हुई हैं। और इस समय हम देखेंगे तो इसीलिए ये ओपन कर दिया जाता है सिस्टम पूरा, ठीक है। तो जितना ज्यादा कच्चा माल आएगा, केवल कंपनी के अलावा भी और भी कई जो है व्यापारी वो भी लेंगे और ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा और इसके बाद एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा और उस प्रोडक्ट को कहां बेचा जाएगा? वंस अगेन, ठीक है, दैट मींस उस कॉलोनी में बेचा जाएगा। ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के फेज का समय। दैट मींस जब कंपनी क्या करती है 1858 तक ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी जो है मुनाफा कमा चुकी है, ठीक है, और वो इंडस्ट्रियल फेज में उसने काफी पैसा बना लिया है मोटे तौर पर, इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट की बात। और इन्वेस्टमेंट भी कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल फेज। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के लिए होगा। जैसे जियो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था और आपको फ्री में सिम दे दी थी। और फ्री में देने का उद्देश्य ये नहीं था कि कंपनी आपके बेनिफिट के लिए सोच रही है, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए सोच रही है। ये कहानी आपको पता है। All right, so this kind of the situations we will observe during this time, ठीक है। अब हम उसको 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी तो आप मुस्कुरा दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन या इसके बैकग्राउंड की, ठीक है। क्या अब आप देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी वर डिटरमाइंस बाय द नीड ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इंडियन इकोनॉमी को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदला। जो अभी अभी थोड़ी सी झलक मैंने आपको ट्रेलर के फॉर्म में बताई है उससे ये क्लियर हो चुका होगा कि अंग्रेज इस इकोनॉमी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। व्हाट दैट मींस जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर आपने अपनी इकोनॉमी को मूव ऑन कर दिया। कैसे करेंगे वो भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने एक छोटी सी झलक दी है। तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों से निर्धारित होती, जो रिक्वायरमेंट हमारी रानी को है, जो रिक्वायरमेंट हमारी ब्रिटेन को है, उस के आधार पर हम जो है काम करने वाले हैं। तो ये है ब्रिटिशर्स, ठीक है। इनको आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं।
ठीक है। अब होता ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है दैट मीन सेल्फ डिपेंड है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंडिया की इकोनॉमी आत्मनिर्भर, जिसको नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और खुद ही जो है वो कहीं ना कहीं से बाहर से वो चीजें ले आते हैं। ठीक है, तो इंडिया वॉज सेल्फ इंडिपेंडेंस बिफोर द ब्रिटिशर्स। वो कहीं ना कहीं जो है आपके आत्मनिर्भर हुआ करते थे। एग्रीकल्चर्स या इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यहीं से मिल जाता था, हम उसको प्रोसेस करते थे, जो भी कहानी है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसे एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स ठीक है, इसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको लिया जाएगा, उसका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, फेयर एंड लवली बन गया, और फेयर एंड लवली को वापस मार्केट में बेचा जाएगा। और ये मार्केट कौन है? मार्केट वही कॉलोनी है। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था एक कहीं ना कहीं जो है आत्मनिर्भर से औपनिवेशिक या कॉलोनीज इकोनॉमी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे, अभी समझते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। जॉन सिल्विन जो है वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो प्रणाली है, दैट मीन जो ब्रिटिशर्स जो है वो एक स्पंज के समान है। स्पंज मतलब कह सकते हैं वो स्पंज जो है पूरा का पूरा पानी सोख लेता है, और ये पानी सोखने के बाद क्या है, दैट मीन्स ठीक है, पानी सोख लेता है और जहां चाहे इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अंग्रेज तो वो बादल हैं, वो क्लाउड हैं जो गंगा के किनारे से पानी को लेते हैं और बारिश कहां, थेम्स नदी के किनारे गिराते हैं। थेम्स की कसम, थेम्स नदी आपको पता ही है लंदन में है। ठीक है, तो वहां से आप कह सकते हैं। तो जॉन सिल्विन इज टॉकिंग अबाउट लाइक दैट। ठीक है, स्पंज कह लीजिए, बादल कह लीजिए, या वो जो घटना जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बादल जो है वो पानी ले तो रहे हैं लेकिन बारिश अपने यहां नहीं करा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अंग्रेज इससे पहले, मतलब भारत, तो जो देखिए भारत में कई इन्वेडर्स आए, डू यू रिमेंबर? ठीक है, सिकंदर आया। ठीक है, हमने सेंट्रल एशिया से देखा कनिष्क भी हम बाहर से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत के लोगों को देखा, उसके बाद हमने मुगलों को देखा, ये सब बाहर से आए थे। लेकिन अंग्रेज और पहले आए इन्वेडर्स में एक अंतर है। ठीक है, वो अंतर क्या है? ब्रिटिशर्स ने भारत को कभी भी अपना देश नहीं माना, जबकि दिल्ली सल्तनत, मुगल और जितने भी आपके आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने अपने दैट मीन्स भारत को जो है वो अपना वतन मान लिया था। याद करिए, मैंने आपको एक बताया था बहादुर शाह जफर सेकंड। दैट मीन्स ठीक है, बहादुर शाह जो है वो इसी गम में निपट जाते हैं कि उसे 2 गज जमीन भी हासिल ना हुई। तो मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जो इन्वेडर्स हैं वो सारे के सारे ने भारत को ही अपना वतन मान लिया था समय के हिसाब से। तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को नष्ट नहीं किया, दैट मीन्स ठीक है, इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन जिसने भारत को अपना देश ही नहीं माना है तो वो क्या करने वाला है? वो पैसा लेकर जो है वो कहां भेज देगा? ब्रिटेन भेज देगा। तभी तो जॉन सिल्विन जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई जो एक बादल है, ये अंग्रेज जो है वो एक क्लाउड की तरह हैं जो गंगा नदी के किनारे से पानी तो ले रहे हैं, या गंगा के क्षेत्रों से पानी तो ले रहे हैं, लेकिन बारिश कहां हो रही है? वो आपकी जो आंटी है, मतलब आपकी जो रानी है, उसके यहां हो रही। तो हम यहां ऐसे कहेंगे कि अंग्रेज इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो मतलब पिछले जो प्रीवियस कॉन्क्यूअर्स हैं हैड मेड नो चेंजेस इन द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब वो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं करने वाले हैं। जैसे हम देखेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है ना, हमारे यहाँ व्यापार या इंडस्ट्रीज ये सब चल रहा होता है, लेकिन अंग्रेज पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम, पूरे इंडस्ट्री सिस्टम को नष्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? उन 3 फेज को हम समझने वाले हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, किस तरीके से हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, बट द ब्रिटिश कॉन्क्यूअर्स वर द एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, पूरे विजेता, पूरी दैट मींस जो ब्रिटिश जो साम्राज्य वाले हैं वो बिल्कुल सिस्टम को चेंज कर देंगे और पूरी भारतीय व्यवस्था की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे। आत्मनिर्भर से हम जो हैं पूरे के पूरे निर्भर हो जाएंगे। ये कहानी हम समझने वाले हैं। तो दिस इज द सिस्टम्स, ठीक है, दिस इज द सिस्टम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे और भारत के स्ट्रक्चर्स को, भारत के जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग केवल अपने लिए करने वाले हैं, किसी और के लिए नहीं करने वाले। ये सिचुएशंस हमें यहां देखने को मिलेगी। ये है कहानी ब्रिटिशर्स की। और इस तरीके से आप जब कहते हैं कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया था और ये सोने की चिड़िया आपकी काली चिड़िया में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप ये एक परिवर्तन देखने वाले। तो हम कहीं ना कहीं क्या है कि आत्मनिर्भर थे, दैट मीन सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी थी, इंडस्ट्रीज भी थी, लेकिन हम आत्मनिर्भर थे।
बट अब हम जो है पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम जो है काली चिड़िया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जियो कंपनी का उदाहरण आप देख लीजिएगा भाई, कहीं ना कहीं क्या उसके पहले क्या मोबाइल नहीं थे, बिल्कुल थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अब ये काली चिड़िया या सोने की चिड़िया कैसे कन्वर्ट होती है, इस पर हम डिस्कशंस करने वाले हैं, और यही है हमारा टॉपिक और यही हमारी जो बात जिस पर हम बात करने वाले हैं। दिस गोल्ड बर्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द दिस ब्लैक, काली, ठीक है, चिड़िया में कन्वर्ट होगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसको देखेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखी, अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स की, मतलब ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज है तो देखो वही चीजें मैंने जो 3 फेस आपको बताए हैं, हम उन्हीं को थोड़ा सा देखेंगे। 1600 से 1657 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस के तौर पर काम कर रही है। देखिए बताया था व्यापार के तौर पर काम कर रही है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। इसका काम क्या है, विच ब्रॉड गुड्स और द प्रीशियस मेटल इनटू द इंडिया। इसका काम कुछ और नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत से गुड्स खरीदती थी। गुड्स मतलब वस्तुएं, ठीक है, वो वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उसे यूरोप के मार्केट में या अन्य मार्केट में बेच देती थी। कैसे, गुड्स खरीदे उसने 10 रुपए में, लेट्स सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल है, और उसे जो है यूरोप के मार्केट में बेच दिया और मार्केट में उसे 100 रुपए में बेच दिया, ठीक है, अपना सब निकाल गए, ठीक है, और आप देखेंगे तो दे विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है। इनका काम कुछ नहीं था, ये भारत से क्या करते थे, केवल चीजें खरीदते थे, 10 रुपए में खरीदा या जो भी दाम उस समय चल रहा है उसको खरीदेंगे और बाद में उसे 100 रुपए में बेच दिया। आप देखिए प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया कंपनी ने। दूसरा आप देखेंगे कि आगे चलकर ये लोगों को बोलेंगे कि आप लोग, अब हम आपका सामान जो है 10 रुपए में नहीं, हम आपका सामान जो है 8 रुपए में खरीदेंगे, फिर 5 रुपए में खरीदेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये सब लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आगे चलकर ये दाम भी कम करेंगे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये कंपनी का एक मास्टर स्ट्रोक होता है और वो इंडियन मार्केट को इस तरीके से इंपैक्ट करके प्रॉफिट और कमाना चाहता है। वो भारतीयों को बोलेगा कि ये लो पैसा, आप जो है वो हमारे लिए काम करिए, आप हमारे लिए गुड्स बनाइए और हम आपका गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। और वो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंस जाएंगे। ये कहानी हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से केवल आदान प्रदान ये कर रहे थे कौन, ये ब्रिटिशर्स, ठीक है, 1757 तक। ये है आपका पहला फेज, ठीक है। प्लासी की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो इन चीजों को चेंज करने की कोशिश करती है। 1757 के बाद मोटे तौर पर आप देखेंगे कि 1757 के बाद थोड़ा सा इनके सिनारियो में चेंज आता है और कंपनी को थोड़ा बहुत महसूस होता है कि अब हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल की आवश्यकता है। पॉलिटिकल कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अब जो है हमारी कंपनी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो चुकी है और हमें थोड़ा राजनीतिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हम देखते हैं। और 57 के बाद कंपनी अपने स्ट्रक्चर्स में समय समय पर चेंज करती है, जिसको हम 3 स्ट्रक्चर्स में देखने वाले हैं। तो दिस इज द 3 स्टेज, ठीक है, जो थोड़े थोड़े मैंने आपको बताए हैं। और यही होते हैं ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स के फेस, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, ठीक है। और इन चरणों को हम देखेंगे 1, 2 और 3। ये वापस वही बात आ गई, व्यापारिक, ठीक है। अब व्यापारिक का मतलब क्या है, द फेस ऑफ मर्केंटलिज्म्स, surplus Indians revenue were used to buy the Indian finished goods to be the export to the England। केवल ये क्या करते थे, गुड्स को खरीदते थे और गुड्स को खरीदने के बाद क्या करते थे, जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको मतलब वहां से पैसा आ रहा है या ब्रिटेन से आ रहा है। याद करिए मैंने आपको बताया था एक अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में क्या हुआ था, अलीनगर की संधि में जो है ब्रिटेन क्या कर रहे थे, जो गुड्स खरीद रहे थे वो गुड्स कहां से खरीद रहे थे, जो पैसा ब्रिटेन से आता था उससे। लेकिन अलीनगर की संधि के बाद उन्होंने अपनी मिंट क्या कर दी थी, बंगाल में ही खोल दी थी और मिंट से अब वो पैसा वहीं बना सकते हैं। अब उन्हें बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मिंट जो है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी मिंट यहीं पर बन चुकी है और यहीं से पैसा बनाइए, ठीक है, और उसी से गुड्स खरीदिए। ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो जो भी तैयार माल है उसे खरीदने के लिए अपने रेवेन्यू का उपयोग कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है, हम यहां इस समय देखेंगे। और इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। अभी मैंने बताया मुक्त व्यापार का चरण होगा, द फेस ऑफ द फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, और आपका हम ये देखेंगे कि भारत केवल रॉ मटेरियल का एक सोर्स है, उसके साथ साथ मार्केट,
का भी एक सोर्स हो जाएगा। तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे आपका कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखेंगे फाइनेंशियल फेज। फाइनेंशियल फेज में क्या होगा, जो पैसा उन्होंने कमाया है इंडस्ट्रियल फेज के अंतर्गत उस पैसे का उपयोग करेंगे भारत में, लेकिन ये भारत में निवेश जो है वो जोखिमों के अधीन है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन एक्चुअली ये जोखिमों के अधीन नहीं है, एक गारंटीड जो है आपको रिटर्न्स देंगे। जैसे आज की डेट में म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ठीक है, आपके वो एक सब्जेक्ट है, वो आपका रिस्क पर रिलेटेड है, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। वैसे ही यहां पर हम देखेंगे कि जब इस फेज में आपने पैसा बनाया है, इस फेज में आप उस पैसे को क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे। और सबसे सुरक्षित निवेश है रेलवे। 4% के आसपास आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा ही, और उस 4% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। मतलब यदि आपका बल्क में ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, 1 करोड़ को 4% से आप कर लो, तो ये आपकी मैथ्स आपने सीसेट करा होगा, ठीक है, तो वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। करेक्ट है। तो ये है कहानी, ये 3 फेज की हम 1 to 1 फर्स्ट फेज को देखने वाले हैं। और अब हम पहुंचते हैं फर्स्ट फेज की ओर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आपका खास टॉपिक है। इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का हम पहला फेज देखने वाले हैं और हम उसके बैकग्राउंड की ओर जाने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है कि बैकग्राउंड का मतलब यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए उस समय क्या सिचुएशन है, ठीक है। उस समय अंग्रेज जब आते हैं तो देयर वाज ए सिचुएशन कि केंद्रीय शक्ति का अभाव। क्या केंद्र में कोई पावर है? कोई पावर नहीं है। कैसे नहीं है, याद करो, जब अंग्रेज आते हैं तो हम देखेंगे कि उस समय हम देखते हैं कि मुगल्स जो है वो डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं। याद करिए इंट्रोडक्शंस, मुगल जो है वो डाउन की ओर जा रहे हैं। मराठा जो है वो सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। 1761 में वो भी पिट चुका है, ठीक है। इसके अलावा भारत में कई और रीजनल स्टेट्स बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हम जो है इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम जो है यूनाइटेड हैं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ द सेंट्रल पावर जब अंग्रेज आए थे। दूसरा हम देखेंगे जब हम अंग्रेज आते हैं इंडिया में उस समय हम आत्मनिर्भर थे। जो भी गांव है, जो भी सप्लाई जो हो रही है, दैट मींस वो सेल्फ जो है वो आपकी सेल्फ डिपेंड है। मतलब जो भी व्यवस्था है वो गांव से जुड़ी हुई है और गांव जो है एग्रीकल्चर वो आपके आत्मनिर्भर है। और यही सप्लाई जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं, या कह सकते हैं कि वो एक किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जो आपका दूसरा हम देखेंगे द ट्रेडिंग सेंटर स्टेबलाइज इन टाउन एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास। इसी समय हम देखेंगे कि कई पोर्ट भी डेवलप हो चुके हैं। पोर्ट का मतलब ट्रेडिंग सेंटर से है। जैसे आप सूरत की बात कर लीजिए, जैसे आप देखेंगे कि आपका कोलकाता, दैट मींस ठीक है, हालांकि बाद में बना है, लेकिन आप वहां देखेंगे कि बहुत सारे भड़ौच है, भरूच है। इसके अलावा आप देखेंगे मसूलीपट्टनम है, कैलीकट है, गोवा है। ये सारे के सारे जो है कई ट्रेडिंग सेंटर्स बन चुके हैं। और जब ट्रेडिंग सेंटर्स बनते हैं तो हम देखेंगे कि एक क्लास का भी उदय शुरू हो जाता है। इसको आप जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहां पर मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि कई सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। ये है कहानी अंग्रेजों के आने के पहले। और अंग्रेज जब आते हैं तो ये क्या है, ये सब के सब पोर्ट ही तो बन रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि वो इस तरीके से सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब पहले स्टेज के दौरान, मतलब व्यापारिक चरण के दौरान, कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का उद्देश्य है एकाधिकार हासिल करना, मोनोपोली हासिल करना। मोनोपोली का मतलब है केवल और केवल जो है मार्केट में मैं ही रहूं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। यदि पोर्चुगीज रहेंगे, यदि डच रहेंगे, यदि हम फ्रेंच रहेंगे तो हमें मुनाफा कहीं ना कहीं इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। मुनाफा ये लेके ले जाएंगे तो ब्रिटिश इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला इन कंपनियों को जीतना होगा। और इन कंपनियों को जीतने के लिए वो क्या अपनाते हैं? दे फॉलो द डिफरेंट पॉलिसीज। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां और भी मार्केट में हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रतिद्वंदी हैं और वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे पास कॉम्पिटिटर भी हैं। और इस तरीके से उन कॉम्पिटिटर्स, इन कंपनियों को खत्म करने के लिए वो अलग अलग नीति अपनाएंगे। वो अलग अलग नीति क्या है? कंपनी जो है अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए, जैसे देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्चेंट्स, मतलब व्यापारी भी हैं कुछ अलग अलग। याद करिए मैंने आपको बताया था कि 1717 के आसपास वो कंपनी जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है। 1707 के आसपास, मोटे तौर पर 18वीं सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो इंग्लैंड के व्यापारी जो हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हैं? प्रतिद्वंदी हैं। तो उनको हटाने के लिए, या उनको हम कह सकते हैं हटाने के लिए वो अलग नीति अपनाएंगे। यूरोप के व्यापारी, मतलब कौन? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, उनको अपनाने के लिए अलग नीति अपनाएंगे। और भारतीय व्यापारी को अपनाने के लिए, या भारतीय व्यापारी से निपटने के लिए अलग अपनाएंगे, ठीक है, अलग नीति अपनाएंगे।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 कॉम्पिटिटर हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 कॉम्पिटिटर हैं, तो तीनों को देखो भाई। अब एक चीज बताइए कि क्या आपका युद्ध या आपका शत्रु जो है वो एक सा होता है, तो क्या आप एक सी नीति अपनाते हैं? नहीं, जैसा समय वैसी नीति को आपको अपनाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि पहले एक मास्क की बात की जाती थी, है ना, अब डबल मास्क की बात की जा रही है, वेरिएंट चेंज हो चुके हैं। वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो चैलेंजर्स हैं, वो अलग अलग हैं, 1, 2, 3 दीज 3 जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको निपटने के लिए उन्होंने अलग अलग नीति भी अपनाई। क्या नीति अपनाई? तो इंग्लैंड के व्यापारियों को हटाने के लिए इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मेथड्स का उपयोग किया, राजनीतिक हथकंडे अपनाए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चार्टर प्राप्त किया। याद करिए 15 साल का जो है उन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया कि जो कहीं ना कहीं कंपनी जो है एक तो मर्ज कर दी गई, और कंपनी मर्ज करने के बाद जितने भी व्यापारी या जो भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दे दिया गया और 15 साल का उसे चार्टर दे दिया गया। फिर बाद में ये 15-15 साल आपका बढ़ता रहा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 15 साल या 20 साल ऐसे मोटे तौर पर आप समझिए। तो दे आर गेटिंग द चार्टर्स, ठीक है, दे आर गेटिंग द परमिशंस, और इस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के व्यापारियों पर एक तरीके से परमिशन प्राप्त करने की कोशिश की। ये मेरी बात समझ में आ चुकी है। जो समय समय पर चार्टर एक्ट आते हैं उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मेथड का यूज किया गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे दूसरे चैलेंजर्स हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, दूसरे राइवलरी हैं, उनको कैसे निपटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्चुअली मुझे इस तरफ हो जाना चाहिए। चलो, अब देखिए यहां पर इन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब जो है यूरोप के व्यापारी से कैसे निपटेंगे? यूरोप के व्यापारी से निपटने के लिए वो वॉर स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे। देखिए यहां पर पॉलिटिकल अपनाया, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से करना। तो कंपनी को आप मतलब बेवकूफ मत समझिए, ठीक है। जियो कंपनी जो है वो आपको जो किस तरीके से बेवकूफ बनाती है वैसा ही सिचुएशन आपको समझना है। तो यूरोप के व्यापारियों के निपटने के लिए वो वॉर स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, और पुर्तगालियों को हराने के लिए दे आर यूजिंग द बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली को वो करेंगे, ठीक है, डच के लिए बेदरा करेंगे, और उसके बाद आप देखते हैं कर्नाटक वॉर्स, कर्नाटक के वॉर जो है वो आपको फ्रेंच, ये आपको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि यूरोप के व्यापारियों से आपको निपटने के लिए हमने अलग नीति का पालन किया। ऑलराइट, समझ में आया। अब इंडियन व्यापारी की बात करते हैं, भारतीय व्यापारी हैं, उनको कैसे समझेंगे? तो उनको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा रीजनल डोमिनेंस, मतलब क्षेत्रीय प्रभुत्व समाप्त करना। देखिए क्या हो रहा है कि हमने देखा कई जगह, हमने इसको इस तरीके से समझने को, हमने अलग अलग जगह, जैसे हमने कोलकाता बनाने की कोशिश की थी, हमने देखा था कालिकता, सूतानाटी और आपका गोविंदपुर को मिलाकर क्या बनाया था, एक कोलकाता बनाया था। तो कहीं ना कहीं हम हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं रीजनल, और उसके बाद हमने वॉर जो चीजें बनाई थी, ठीक है, और दूसरा उसके साथ साथ हम जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिसको हम सब्सिडी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम देखेंगे कनेक्शंस जोड़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया, सब्सिडी अलायंस क्या है? सब्सिडी अलायंस क्या है? एक जनरल बोगी का डब्बा है, और जनरल बोगी में हम क्या करते हैं, जनरल बोगी में कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा सरक जाइए। सरक जाने का मतलब यहां पर है एक बेंच है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये हैं इंडियंस लोग, या कह सकते हैं इंडियन रूलर, है ना। और ब्रिटिशर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोगों को रिप्लेस कर देते हैं आगे। मतलब कुछ समय के बाद क्या होता है, हर बेंच पर ब्रिटिशर्स मिलेगा आपको। मतलब ये है कहानी सब्सिडी अलायंस की। वो एक मकड़ी के जाल के समान है, और मकड़ी के जाल के समान जो नीति अपनाते हैं तो वो इंडियन व्यापार को खत्म करने के लिए होती है, क्योंकि आपको क्या है, रीजनल स्टेट्स पर आपको कब्जा करना होगा। इसमें आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं, याद करिए गोल्डन फरमान जो हमने देखा था, मसूरी आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरिया है उसको उन्होंने जीत लिया था, या वो कहीं ना कहीं जो है उस पर। तो इसके लिए मेन जो पॉलिसीज हैं वो है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस। इन दो नीति के द्वारा उन्होंने रीजनल स्टेट्स को अपने कब्जे में किया। याद करिए उन्होंने मैसूर पर सब्सिडी अलायंस लगाया, उन्होंने पेशवा मराठास उन पर सब्सिडी अलायंस लगाया। 1802 याद होगा आपका, हमने जो पुणे की संधि की है वहां से आप समझ लीजिए, मैसूर पर हमने की है, उसके बाद हैदराबाद पर हमने की है।
इस तरीके से ये सारी की सारी जो संधियां हैं या जो ट्रीटीज हैं उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि रीजनल डोमिनेंस को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अलग अलग समय पर अलग अलग अपनाई गई नीति। इन सब का उद्देश्य क्या है? मोनोपोली हासिल करना, और मोनोपोली हासिल करने की कोशिश कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही चीज है जैसे जियो कंपनी ने क्या किया था, जब मार्केट में आई थी तो उसने फ्री वाला ऑफर दिया। उसका उद्देश्य क्या था? मोनोपोली जैसी चीजों को हासिल करना। और ये मोनोपोली हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए आप देखो, डोकोमो नाम खत्म हो चुका है, एयरसेल खत्म हो चुका है, ठीक है, एयरटेल वेंटिलेटर पर है। एयरटेल मतलब कह सकते हैं कि उसकी हालत खराब है, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया मिल चुके हैं, वी कर तो रहे हैं लेकिन ये वी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इतिसलात, नाम नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, शायद सुना हो तो इतिसलात पता खत्म हो गया। दुबई का बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। बीएसएनएल की बात पता ही है आपको, प्राइवेट कंपनी, सॉरी सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी की क्या हालत होती है हमने फ्रेंच और ब्रिटिश वॉर में देख लिया है, ठीक है। भाई साहब नहीं लगते हैं ना, अभी भी नहीं लग रहा है। बीएसएनएल की हालत खराब है। अब मार्केट में केवल एक ही पावर बची है और उस पावर का नाम है जियो दंदनादन, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान केवल और केवल जो पैसा बढ़ा है तो वो एक ही व्यक्ति का बढ़ा है, वो है जियो, है ना। और दूसरा नाम आप रिलायंस कह सकते हैं और दूसरा नाम है आपका अडानी साहब। तो ये कहने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने की जरूरत है। आप उसको समझने की कोशिश करिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वही कर रही थी जो आज की डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आज की डेट में आपका रिलायंस और आपकी अडानी साहब कर रहे हैं। तो मैं रिलायंस का नाम उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो हमारे कॉम्पिटिटर को खत्म करना हमारा पहला उद्देश्य था, जियो ने भी वही किया। मेरी बात समझ गए होंगे आप जियो मेरे लालों, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट काइंड ऑफ द दैट मींस रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट हुआ, तो वो थोड़ा देखते हैं कि इससे हम देखते हैं शिल्प उद्योग बर्बाद हो गए और कंपनी जो है, कंपनी के लिए अब शिल्प उद्योग खत्म हो गए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, या कपड़े होते हैं, इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए, या जो गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी तक आप जो है वो जो गुड्स बन रहे हैं वो आप ले रहे हैं और उस गुड्स को केवल क्या करते हैं, मान के चलिए 10 रुपए में लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये विवश किया, अब उन्होंने जो क्राफ्टमैन हैं, जो आर्टिशियंस हैं, जो कलाकार हैं, उनको ये बोला गया कि आप लोग जो है केवल और केवल हमारे लिए ही आप गुड्स बनाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट से कौन खत्म हो चुके हैं, मार्केट से कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहा। अब आपकी तो मोनोपोली हो चुकी है। मार्केट में केवल खरीदने वाला कौन है, मार्केट में खरीदने वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कि हम 10 रुपए में नहीं खरीदेंगे, अब हम इसे 8 रुपए में खरीदेंगे या हम इसे 5 रुपए में खरीदेंगे। तो अब क्या होगा, जो कलाकार है वो उसको विवश होकर क्या करना पड़ेगा, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे मन माफिक दाम पर खरीदने वाली है। और वो ये कहेगी कि आप जो है जितना भी जो कुछ भी आप दे रहे हो, ठीक है, वो आप हमें बेच दीजिए, लेकिन अब हम अपने मन माफिक प्राइस पर खरीदेंगे और वो 10 रुपए से कम होगा। मैं 10 रुपए 5 रुपए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा अमाउंट बोलने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, सिंपल हमें समझना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब आप शिल्प उद्योग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वो कहेंगे कि केवल आप कंपनी के लिए काम करिए। खासकर बंगाल में सिचुएशन आप देखते हैं कि बंगाल में आप देखेंगे पूरा का पूरा उद्योग हो जाएगा। बुनकरों को बोला जाएगा कि आप केवल वही काम करें जो हम कह रहे हैं, बाध्य किया जाएगा कि वह केवल करें, ठीक है, हमारे लिए काम करें और कम कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस तरीके से ये सिचुएशन जो है कंपनी के फेवर में आ जाती है। 50 वर्ष के अंतर्गत हम देखेंगे पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब 50 से 60 बार, मतलब मोटे तौर पर हम देखेंगे। क्योंकि अब देखिए वो जो बुनकर हैं, वो बुनकर जो हैं वो उनकी हालत खराब हो जाएगी। बुनकर क्या करने वाले हैं, यदि देखिए बुनकरों के पास पैसा नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, ये पैसा भी लेके आ जाओ, ठीक है, और पैसा लेकर आ जाओ। और अब आप देखेंगे कि भाई कि जिससे आपने लोन लिया है उसे ही सबसे पहले आपको चुकाना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इस सिचुएशंस में हम देखते हैं कि बुनकर की हालत खराब हो जाती है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसे अब आप देखिए हमारा जो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था या कह सकते हैं जो बुनकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर था। तो ये क्या है, पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग है या पूरा जो प्रेशर है जो आपका इकोनॉमी का या कह सकते हैं जीडीपी का जो प्रेशर है, जीडीपी भारत का उस समय मतलब मोटे तौर पर समझ लीजिए दैट वाज रिलेटेड टू द हैंडीक्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ था एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये हैंडीक्राफ्ट खत्म हो चुका है तो पूरा का पूरा प्रेशर जीडीपी का किस पे आ जाएगा, एग्रीकल्चर पे आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट से मैं बोल रहा हूं।
तो इससे होगा ये कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अब एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो जाएगी और एग्रीकल्चर पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा वो आपको पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है वो खतरनाक होने वाली हैं और अब केवल क्या है, अंग्रेज क्या करने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर से आपका कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज लेके आने वाले। और अब देखिए अब कृषि क्या है, वो उनके उत्पीड़न का एक नया साधन बन गया और वो अब कृषि के माध्यम से आपका एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे। और एक्सप्लॉयटेशंस कैसे करेंगे, अब देखिए कृषि एक्सप्लॉयटेशंस को हम देखिए लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से समझ सकते हैं और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को हम समझ चुके हैं कि वो किस तरीके से आपके लिए खतरनाक है, मतलब वो कंपनी के फेवर में काम कर रही हैं और इस तरीके से हम समझेंगे कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डू रिमेंबर, याद करिए, मुगलों या दिल्ली सल्तनत के जो लोग आए थे उन्होंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं किया, उन्होंने भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कभी चेंज नहीं किया, जबकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स को पूरा चेंज कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे जैसे अंग्रेज सिस्टम में आगे काम करेंगे, उन्होंने मोनोपोली की, मोनोपोली से खत्म किया, सिस्टम पूरा खत्म किया और एग्रीकल्चर के जीते आपको पता है। अब एग्रीकल्चर को ही हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं और एग्रीकल्चर की दर को वो क्या रखने वाले हैं, दैट मींस हाई रखने वाले हैं। याद करो आपको 50 से 60% टैक्स देना पड़ रहा था, किसमें, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में। कितना ज्यादा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जमींदार वर्ग तैयार हो रहा है, आपने एक परमानेंट सेटलमेंट के दौरान देखा था और परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार आपका शोषण कर रहा है कि लगान नहीं दिया तो क्या होगा। अभी याद आया वो स्लाइड जो सबसे पहले थी, दुगना लगान देना होगा, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं क्या है, एक्सप्लॉयटेशंस झेलना पड़ेगा और एग्रीकल्चर भी इस तरीके से खत्म होने वाला ही आपको पता है। दूसरा आप एक और चीज देख सकते हैं कनेक्ट करके कि एग्रीकल्चर में क्या किया जाएगा आगे चलकर। देखो आगे चलकर मतलब सेकंड वाले फेज में देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के समय पर जो कपड़े हैं वो मशीन से बनाए जाने लगेंगे और मशीन से जब कपड़े मैं आगे की फेज की बात कर रहा हूं, और मशीन से जब आगे बनाए जाने लगेंगे तो उसके लिए चाहिए होगा इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या है, नील। पहले आपकी जिंदगी जो है वो रंगीन नहीं हुआ करती थी मोबाइल आने के पहले, ठीक है। मोबाइल जैसे ही आया आप सब लोग जो है रंगीन हो गए, और रंगीन कैसे हुए ये आपको पता है, दैट मींस इंस्टाग्राम से हो गए, टिकटॉक से हो गए और आप दुनिया भर की चीजों का उपयोग करने लगे। वैसे ही नील जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के दौरान जब यूज किया जाने लगा तो नील की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई और डिमांड को पूरा करने के लिए कॉलोनीज की बात की गई और इंडिया का जो नील है, इंडिया का जो आपका नील है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और किसानों को बोला जाएगा कि आपको नील का उत्पादन करना है, ठीक है। तिनकटिया जो अभी हम आगे देखने वाले हैं आने वाले समय में, उस तिनकटिया आंदोलन का संबंध भी यहीं से संबंध है, आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और फार्मर्स को बोला जाएगा कि इंडिगो आप अपनाइए, ठीक है। अब फार्मर जो है कैश, ये एक्चुअली कैश क्रॉप्स है, ठीक है, मतलब इंडिगो, और कैश क्रॉप्स को आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको गेहूं और चावल का उत्पादन करना ही होगा। गेहूं और चावल जो है वो खाद्यान्न फसलें, आप जो है 1 GB 2 GB खाकर जो है जीवित नहीं रह सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं भोजन की ही आवश्यकता होगी, ठीक है। एक समय बाद आपको समझ में आएगा, तो वो सिचुएशंस आप देखने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज जो है इंडियन पीसेंट्स को बोलेंगे, विवश करेंगे कि आपको जो है कैश क्रॉप्स का उत्पादन करना है, नील का उत्पादन करना है, और नील के उत्पादन से आपका जो लैंड है वो भी खराब हो जाता है। मोटे तौर पर एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अंग्रेज जो है वो लगातार प्रेशराइज करेंगे और एग्रीकल्चर जो व्यवस्था है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो यू कैन कनेक्ट दिस सिनारियो, ठीक है, विद द एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिस्ट्रॉय। तो आपका हैंडीक्राफ्ट खत्म हो चुका है, आपका कह सकते हैं एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, तो अब क्या आत्मनिर्भर से आप किस में आने वाले हो, डिपेंडेंट हो गए कि नहीं होगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा हम देखेंगे बंगाल के दीवानी अधिकार, डू यू रिमेंबर 1765, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, मोटे तौर पर समझ लीजिए 1764 के बाद ये कहानी जो है इस तरीके से होगी कि टैक्स कलेक्शन जो है वो आप देखिए, जस्ट ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। कंपनी का जो टैक्स कलेक्शन है वो कितना तेजी से बढ़ जाता है, 14 लाख जो है आपका, दैट मींस, ठीक है, 70,000 पाउंड होता है 1765 में, ये 23 हो जाता है 72 में, ज्यादा समय नहीं गया है, ठीक है। और 75 में आप देखेंगे 28, दैट इज जस्ट आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो मोटे तौर पे 10 साल में आपका रेवेन्यू डबल हो जा रहा है, ठीक है। और क्या चाहिए कंपनी को, तो कंपनी जो है कुछ इस तरीके से काम कर रही है एक्सप्लॉयटेशंस का। तो ये है सिचुएशन, ये है सिनारियो कंपनी का, और ये कंपनी जो है लगातार इस तरीके से कर रही है। तो फर्स्ट फेज हमने देख लिया है, ठीक है। इस काल में जो है व्यापार पूंजी की बात होती है, मतलब ट्रेडिंग्स की बात होती है ना, तो जो पूंजी, जो कैपिटल जो हम यूज कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड कैपिटल का यूज किया जा रहा है, ठीक है, मतलब हम व्यापार के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है।
कंपनी इस फेस में क्या करती है, मोनोपोली स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, व्यापारिक एकाधिकार, कमर्शियल डिक्टेटरशिप या कमर्शियल मोनोपोली कहा जाएगा। मतलब इसको, ये तो क्या होगा, एक आर्थिक शब्द हो गया, मोनोपोली जो है वो थोड़ा सा अच्छा शब्द होता है, ठीक है। तो आप समझ में आ चुके होंगे कंपनी क्या कर रही है, हस्तशिल्प को नष्ट कर दे रही है, अभी अभी समझाया, आपका हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर देती है, लगान में वृद्धि करती है, किसानों को बर्बाद कर देती है, ठीक है। ये अब उसके पॉइंट्स हैं, उनको हम देख रहे हैं। कंपनी के व्यापार, दैट मींस कि कंपनी जो है ना केवल इस तरीके की नीति अपना रही है, बल्कि कंपनी क्या कर रही है, पर्सनल जो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी कम है, मान के चलिए सैलरी उनकी कम है, तो जब सैलरी कम होती है जो है आदमी करप्शन की ओर जाता है, तो कर्मचारी भी क्या करते हैं, निजी व्यापार करते हैं, और निजी व्यापार करके भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, दैट मींस आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा, मतलब कंपनी तो लूट ही रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो लूट ही रही है, उसके साथ साथ कंपनी भी आपको लूटने की बात, मतलब ये कहते हैं ना, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस या आपका आपका यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में 7 रुपए पेट्रोल बढ़ा था, ठीक है ना, मतलब एक समय 2009 की बात है, और आप समझ लीजिए एनडीए ये तो क्या है, और उससे भी खतरनाक निकले, ठीक है। इन्होंने जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है वो आई थी 18% के आसपास, जो कि 9% थी, ठीक है। तो ये तो और उससे भी बड़े, उनके टाइम पे कभी जो क्रूड ऑयल था वो 130 पहुंच गया था, ठीक है, जबकि एनडीए के टाइम पे इतना कभी पहुंचा नहीं है, लेकिन इन्होंने तो उसका सेंचुरी कंप्लीट कर दिया है एनडीए पेट्रोल का, ठीक है। पेट्रोल वाले आए कि नहीं आए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो रही है, ठीक है, और शोषण कर रहे हैं, देश का शोषण। इन दिस पीरियड नो सिस्टम वाज ट्राइड, ठीक है, इन द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय तक क्या भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पर कोई चेंज किया गया? नहीं किया गया। थोड़ा बहुत पॉलिसीज को चेंज किया, जैसे डायरकी सिस्टम यूज किया, है ना, उन्होंने बंगाल के नवाब को बंगाल का नवाब ही बने रहने दिया, ठीक है, मतलब कंपनी ने अपने हाथ में कुछ नहीं लिया, कोई भी सिस्टम अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, जैसे डायरकी सिस्टम से आप समझ सकते हैं बंगाल में, मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूं, ठीक है, और उससे आप समझ लीजिएगा। ये सब आपने पढ़े हैं, और आपने यदि पढ़ा है तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं कि कंपनी आपको किस तरीके से क्या करने वाली है। आई होप यू हैव दैट मीन्स, ठीक है, वेल नोन, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई समस्या कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हमने देखा, मैं थोड़ा सा बार बार रिवाइज कर देता हूं, दैट मीन्स, ठीक है, कंपनी स्टेबलाइज हो रही है, कंपनी का उद्देश्य है केवल और केवल एकाधिकार प्राप्त करना, मोनोपोली प्राप्त करना, मोनोपोली के लिए वॉर करेगी, एक्ट का सहारा लेगी, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, और पॉलिसीज को डेवलप करने की कोशिश करेगी, सब्सिडी अलायंस, ठीक है, और ये इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर देगी, एग्रीकल्चर को खत्म कर देगी, और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव छोड़ेगी। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, और ये इस तरीके से आप समझेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो फिर मैं आपको दूसरे सेशन की ओर लेकर चलता हूं। अब दूसरा सेशन क्या होगा, दूसरा वाला जो फेस है दैट इज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की ओर होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दूसरा चरण जो है वो किस तरीके से होगा, वो कॉलोनिज्म जो है आपका रॉ मटेरियल और मार्केट पर आधारित होगा। क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का एक ऐड आता है ना, कि फेयर एंड लवली में जो है वो एक गोरी एक्ट्रेस जो है वो ऐड करती है, और वो एक्ट्रेस जो है वो ऐड करती है और कहती है कि इसको लगाओगे तो गोरा हो जाएगा, ठीक है। उसी में एक बाबा रामदेव आता है, बाबा रामदेव बोलता है ये भैंसिया को लगा के दिखाओ जरा, और ये भैंसिया जो है क्या गोरी हो जाएगी, तो हम फेयर एंड लवली माने। ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब किसी का आलोचना या किसी नहीं कर रहा, ठीक है, एक्चुअली चर्चा चल रही है, ठीक है, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। फेयर एंड लवली में जो एड में आती हैं वो तो वैसे ही मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो 19th सेंचुरी में वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में क्या है, इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपके पुनर्जागरण से, रेनेसा से। रेनेसा को देखो, मैं बैकग्राउंड से थोड़ा सा समझा देता हूं। रेनेसा का मतलब है दैट मींस, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी तर्क और बुद्धि का उपयोग करना। जब यूरोप में आप देखेंगे मिडाइवल एज से आप मॉडर्न हिस्ट्री की ओर जाते हैं, तो लोगों में दैट मींस अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए एक इनलाइटमेंट हो जाता है या प्रबोधन हो जाता है। लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, इंटेलिजेंसी का उपयोग करते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि राम भक्त तो नहीं दिख रहा, आप देखेंगे एक विशेष पार्टी के भक्त लोग हैं जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? या जो है, जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, वो एक अंधभक्त के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो उनका प्रबोधन नहीं और कभी हो भी नहीं पाएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक परत छपी हुई है, जैसे आप संबित पात्रा का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से क्या सिचुएशन चल रही है। रिलीजन या धर्म या अन्य मुद्दों को भटकाकर आपका ध्यान चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये सब सोए हुए हैं, इनको चाहिए क्या, रेनेसा की जरूरत है, पुनर्जागरण की जरूरत है। और ये एनलाइटमेंट जब होता है तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे इंटेलिजेंसी डेवलप होती है, और इंटेलिजेंसी डेवलप होती है तो रीजन आता है, रीजन मतलब तर्क, इतना पैसा कहां गया, समझ में आया, ठीक है, जो पीएम केयर फंड है उसमें इतना पैसा इकट्ठा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी सिचुएशन, ठीक है, तो बुद्धि का उपयोग किया जाएगा और तर्क का उपयोग किया जाएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होंगे, और साइंस में डेवलपमेंट होंगे तो मशीनों का आविष्कार होगा। और इसी समय जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, आपने विलियम हार्वे का नाम सुना होगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ये व्यक्ति हैं जो ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण की जो है खोज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कब डेवलप होंगी, ये रेनेसा के बाद ही डेवलप होंगी। याद करो हमारे यहाँ एक सर्जन आया था, ठीक है, वो सर्जन ने क्या किया था, फर्रुखशियर का जो सर्जरी कर दी थी और फर्रुखशियर के का बेनिफिट ले लिया था। फर्रुखशियर ने दैट मींस, ठीक है, कि जो फरमान है उसका बेनिफिट कंपनी को मिल गया था। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के फलस्वरूप मेडिकल, ठीक है, मशीन्स, है ना, रीजनिंग, साइंस, कंपास का आविष्कार हो गया, मोटे तौर पर आप ऐसा समझिए, ये सब चीजों का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है, इंग्लैंड में इसकी क्रांति की शुरुआत होती है और इंग्लैंड के नेचर में परिवर्तन आएगा, ठीक है, द चेंज इन द नेचर ऑफ द कैपिटलिज्म। अभी तक आप जो है मनी, जो कैपिटल ट्रेड यूज कर रहे थे, मतलब एक मनी जो है उसको इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये काम नहीं चलेगा। क्या अब आप गुड्स को इंडिया से लेके आओगे, ठीक है, और उसको यहां पर यूरोप में बेचोगे, ऐसा काम चलने देंगे क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में आपकी फैक्ट्री या आपकी मशीन्स कहां लगी हुई हैं, इंग्लैंड में लगी हुई हैं, और उस मशीन्स को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा ये आप सबको पता है। और अब हम देखेंगे द मर्चेंट कैपिटल, दैट मींस द मर्चेंट कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल वाज स्टेबलाइज्ड। अब वाणिज्यिक पूंजी, मतलब जो पूंजी आप व्यापार के लिए यूज कर रहे थे, अब उस पूंजी को आपको लगाना होगा इंडस्ट्रीज में, और इस तरीके से हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होगा। और इसकी क्या नीड है, दैट मींस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की नीड क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की नीड है रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल, और मार्केट। बाद में फेयर एंड लवली को बेचने भी तो यहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये मेरे पीछे थोड़ा सा छुप गया, थोड़ा सा वहां से समझ लीजिएगा। नीड मतलब आवश्यकता। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में क्या नीड है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में नीड है आपकी रॉ मटेरियल्स, और इसमें आप देखेंगे कि कच्चा माल आपको चाहिए और मार्केट चाहिए, दोनों की नीड कौन पूरा करेगा, हमारी कॉलोनीज करेंगी, और भारत इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। तो कॉलोनीज जो है, अब हम यहां देखेंगे कि हमारी जो नीड है वो पूरा करने के लिए, रॉ मटेरियल पूरा करने के लिए, मार्केट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंज करना होगा। सिस्टम चेंज रिक्वायर्ड। हमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होगा या नहीं करना होगा, हमें अपनी व्यवस्थाओं को चेंज करना होगा। अभी तक आप केवल कर रहे थे, आपने गुड्स उठाया और उस गुड्स को केवल कहां भेज दिया, यूरोप भेज दिया। इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपने कोई चेंज नहीं किया, बट नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिस्टम। और इस तरीके से कंपनी अब सिस्टम में चेंज करेगी, और सिस्टम में चेंज किस तरीके से करेगी, तो वो क्या करने वाली, दैट मींस द अबॉलिश द मोनोपोली पॉलिसीज एंड दे आर गोइंग टू अडॉप्टेड ए फ्री ट्रेड पॉलिसीज। मुक्त व्यापार की नीति को अपनाइए, और मुक्त व्यापार की नीति आपको पता है कि चार्टर 1818 के एक्ट, 1813 के एक्ट में आया। या आपको एक्ट्स पता होने चाहिए और यू कैन इजीली कनेक्ट। तो ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के पहले आप पॉलिटी के वो एक्ट को थोड़ा रिवाइज भी कर लें, ठीक है, तो वो आपका एक्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वो रिवाइज हो जाने के साथ साथ इसे समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। और जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तो इट्स वेरी इजी, और मैं आपको बताता हूं कि बार बार कनेक्शंस कैसे जोड़े जा सकते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस काइंड ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है, आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण आपको यहां देखने को मिलेगा। द पॉलिटी इज गोइंग टू कनेक्टेड विद द हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो सबका मतलब कहीं ना कहीं सारी चीजें, सारी सब्जेक्ट से कनेक्ट है, ठीक है। आप ज्योग्राफी कह लीजिए आपका, या कह सकते हैं इकोनॉमी कह लीजिए, या आप कह सकते हैं सोशियोलॉजी कह लीजिए, या समाज कह लीजिए, या जो कहना हो आप कह लीजिए, सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो
1813 का चार्टर एक्ट क्या करता है, मुक्त व्यापार की नीति को क्या कर देता है, वो अपनाता है। फ्री ट्रेड पॉलिसीज होती है, और ये फ्री ट्रेड पॉलिसीज जो है, तो व्यवस्था परिवर्तन क्या की हमने सिस्टम में, और 1813 में कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ये समझ में आ चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है चीन और चाइना, दो चीज होती है ना, ठीक है, चीन और चीनी को छोड़कर है ना, बाद में 1833 का एक एक्ट आता है जिसमें कंप्लीटली वो खत्म कर दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब 20 साल का वो मिलता है, सॉरी मैंने आपको 15 बोल दिया था। एंड फाइनली ये चीज जो है 1813 में चीन और चाय है ना, सो ठीक है, तो शुगर एंड द ट्रेड और जो है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। 1813 की बात होती है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है अजीत जी, तो 1813 की बात होती है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो दिस इज द फेज। सेकंड फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में आप देख रहे हैं कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो रही है, और चेंज जो है वो किस तरीके से आप कर रहे हो ये हमने देखा है, और मोनोपोली को खत्म करते हुए आपने फ्री ट्रेड पॉलिसीज को अपनाया है। दिस इज द सिस्टम ऑफ द सेकंड फेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फर्क हो रहा है, और यहां पर उद्योगों को खत्म करना होगा। अब देखिए सेकंड फेज में क्या है, सेकंड फेज में इंडस्ट्रीज लग रही है कहां पर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के फलस्वरूप ब्रिटेन में आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब ब्रिटेन में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, प्रोडक्ट का नाम है फेयर एंड लवली, ठीक है, वो एक मैडम आती है, ठीक है, और वो मैडम कहती हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए, ऐसा ऐसा होगा। इस फेयर एंड लवली को आप कब खरीद पाएंगे, इस फेयर एंड लवली को आप तभी खरीदेंगे जब वो गोरी मैडम जो है उसका प्रचार करेंगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, वरना कोई भी फेयर एंड लवली को नहीं खरीदेगा। तो यहां पर कंपनी क्या करने वाली है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये करने वाली है कि पहले जो भारत में जो थोड़े बहुत उद्योग लगे हुए हैं, इंडिया की फेयर एंड लवली को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। इंडिया की फेयर एंड लवली को खत्म करना होगा, तभी तो जाकर क्या करना, दैट मींस ठीक है, जो ब्रिटेन की फेयर एंड लवली है उसको यूज कर पाएंगे। या एक उदाहरण दे लीजिए, ठीक है, दैट इज कोलगेट। इंडिया के लोग पहले क्या करते थे, दातून करते थे, ठीक है ना, वो नीम की है ना, और वो उससे दांत काफी मजबूत हुआ करते थे, ठीक है, दातून किया करते थे। फिर धीरे से क्या लेकर आए, वो एक आपका दैट मींस पाउडर लेके आए, और पाउडर से फिर बाद में उन्होंने टूथपेस्ट बनाया, ठीक है, टूथपेस्ट में उन्होंने पहले सॉल्ट रखा, ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, और फिर उसमें कोयला रखा, है ना। एक्चुअली भारत के लोग पहले कोयला भी करते थे दांतों को साफ करने के लिए, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दातून, ठीक है, कोयला को रिप्लेस कर दो, ये पाउडर में लेके आए, पाउडर से टूथपेस्ट लेके आए, सॉल्ट लेके आए, नीम लेके आए, दुनिया भर की चीजें लेके आए, और बाद में बोला कि इसमें ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, इसको लगा दो तो ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर आप ऐसा आगे चलकर आ सकता है ये ब्रेकफास्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप यदि ब्रश करेंगे तो ब्रश करने से आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। देखो इतना बड़ा फीचर है, ठीक है, तो 100 ग्राम में और क्या चाहिए, ठीक है, 100 रुपए में। तो ये कोलगेट जो है या जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, और इस तरीके से भारतीय उद्योग खत्म हो जाएंगे। अब जो भारत के जो लोग हैं जो दातून वो करते थे, उनको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है ताकि उस चीज के जो है वो आदी हो जाएं, और वो उस चीज के जब आदी हो जाएंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा। उनका माइंडसेट वैसा कर दिया गया कि नहीं, तुम जो पाउडर जो यूज करोगे, नहीं जो तुम टूथपेस्ट यूज करोगे उससे आपके दांत बहुत मजबूत होंगे, जो दातून आप यूज करते थे वो सही नहीं है। समझ में आया। बाकी आपको पता है कि आप वो है कहते हैं ना, एक हर बार जो फैशन जो है अपने आप को रिपीट करता है ना, तो कुछ समय के बाद जो है फैशन आपको कन्वर्ट देखने को मिलता है, तो वो वहां से कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो शायद आगे वाले जमाने में जो है आपको देखेंगे कि भाई अब जो लोग हैं वो जैविक या बायो से रिलेटेड जो है एग्रीकल्चर उस पर आने लगे। या आप एक और उदाहरण देख लीजिए, आप जो आपका जो हरित क्रांति हुआ था, और हरित क्रांति में आपने बहुत सारा चीजों का उपयोग किया था। कौन सी चीजों का, दैट मींस फर्टिलाइजर का। अब लोग क्या है, जैविक कृषि की ओर वापस जा रहे हैं, जो आपका जो मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस यूज ऑफ द जो सिस्टम है, मतलब एक्सेस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, और वो अब वापस बैकफुट पे और आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, वापस सिस्टम की ओर जा रही हैं, और लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां करेगी क्या, भारत के उद्योगों को पर भी खत्म करेगी, तभी तो उनका मार्केट बनेगा, और इस तरीके से हम भारत के उद्योगों को खत्म करेंगे। और ऐसा सिस्टम हम करने वाले हैं कब, सेकंड फेज के अंतर्गत। तो दिस इज द सेकंड फेज। सेकंड फेज में उन्होंने ट्रेडिंग पॉलिसीज को खत्म किया। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने वाले हैं कि अब हम कैसे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और कैसा खत्म करें। तो हमने देखिए हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया था, एग्रीकल्चर को हम इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्चुअली देखिए
एक साथ खत्म नहीं होता। तो ये फर्स्ट फेज से चलता हुआ, ठीक है, सेकंड फेज में भी है, एग्रीकल्चर अभी भी है, लेकिन आप देखिए एग्रीकल्चर आगे चलकर शायद खत्म हो जाए। क्या कोई किसान का बेटा किसान बनना चाहता है? मेरे हिसाब से नहीं। आप भी यदि किसान के क्षेत्र से जुड़े होंगे तो आप उस चीज से को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, आप एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे आगे चलकर खत्म हो जाएगा, लैंड खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? क्या 1 GB 2 GB खा के जीवित रहोगे? मेरे हिसाब से तो 1 GB 2 GB खाने से आप जो है जीवित नहीं रह पाओगे, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे पता चलेगी, है ना। मतलब ये 5 साल 10 साल का चेंज नहीं है, ये 50 साल 60 साल 100 साल का चेंजेस होगा, और ये समय आपको पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वो कहते हैं ना, दैट इज 90s के किड हैं, ठीक है, ये तो आप 21वीं शताब्दी वाले हैं कुछ, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट मींस कि 20th सेंचुरी के एंड में पैदा हुए होंगे आप सभी लोग, मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है। आपने वो दौर देखा होगा, ठीक है, शायद, ठीक है, जब लोगों के घर में एक टीवी हुआ करता था, मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था। अब देखिए सबके हाथ में टीवी है, मतलब मोबाइल फोन, नेटफ्लिक्स सबके पास होगा, ठीक है ना। सब अपना अपना देखते रहते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूं कितना सोसाइटी में चेंज हो गया है। सोसाइटी में चेंज कैसे हो गया? जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में पहले क्या होता था कि लोग एक साथ बैठ जाते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जनरल बोगी का उदाहरण फिर से लूंगा मैं, ठीक है, हाँ, VCR वाला, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जनरल बोगी में जब लोग जाते थे A B C D, है ना, और कोई व्यक्ति यहां आता था तो बोलते थे ठीक है एक काम करो आप भी बैठ जाओ, ये इस तरीके से। बोला कहां जा रहे हो? बोला हम जा रहे हैं, ठीक है, जो है मथुरा जा रहे हैं। अच्छा मथुरा कहां जा रहा है? मथुरा में, या कह सकते हैं कि वो आपका कानपुर जा रहे हैं। अच्छा वो ठग्गू हलवाई के लड्डू लेने जा रहे हो? अच्छा हाँ रे बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया, ठीक है। कानपुर में आप देखिएगा वो घंटा चौक, वहां पर जरूर जाइएगा, वहां पर ये दुकान है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट किया जाता था। अब ट्रेन में क्या होता है? अब आप देखेंगे ट्रेन में कोई व्यक्ति जो है, सब व्यक्ति जो है अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त होते हैं, and none of the person is taking that means, ठीक है, none of the person is talking about that कि भाई कहां जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो तो बाहुबली मूवी देख रहा है, और यदि आपने उसकी बाहुबली पे डिस्टर्ब किया तो वो क्या कर देगा? वो आप पर आक्रमण कर देगा, जैसे कि भाई बल्लाल देव आ गया हो आपके सामने। ओवरऑल हम ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बस यहां पर ये युद्ध होने ही वाला था, ठीक है। बस शिवगामी बीच में आ जाती है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मोटे तौर पर आप देखेंगे दैट जो मेंटलिटी ऑफ द सोसाइटी दैट इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। कितना चेंज आ गया है आप देखिए। अब कोई पूछता ही नहीं है, भले ही बगल में एक गांव के लोग बैठे हो, लेकिन वो फेसबुक पे मिलेगा। अब वो जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेगा, वो जो सामने बैठा है उससे कभी बात नहीं करेगा। ये है सिचुएशन हमारे देखने को। शिवगामी, हाँ, मतलब वो आप समझ गए होंगे, देवसेना। गलती कर दी मैंने, देवसेना का नाम बोलना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये है सिस्टम और ये है चेंजेस, ये आपने देखा होगा, ये चेंज आपने देखा होगा, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। और कैसे इंडस्ट्रीज खत्म हो गई होंगी वो अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म करते हैं अंग्रेज, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेट में चेंज कर देते हैं कि भारत का जो पैसा है, जो भारत का जो सामान है, भारत से जाने वाले पर उन्होंने ज्यादा कर वसूला और भारत से आने वाली चीजों पर उन्होंने कम कर वसूला, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब भारत जो ब्रिटेन है, आयात और निर्यात कर की दरों में चेंज कर दिया। भैया इंडिया में कोई भी सामान आएगा तो उस पर 5% टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। निर्यात वालों पर जो है ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब अब देखिए कोई भी चीज जो है जो ब्रिटेन से बनकर आएगी वो क्या होगी? सस्ती होगी या चीप होगी। लेकिन भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं उससे कोई चीज बाहर जाएगी तो वो क्या होगी? महंगी होगी। अब कोई भी चीज देखिए भाई, सीधी सी बात है, यहां पर सस्ती होगी तो क्या चीज बढ़ने वाली है? ब्रिटेन से भारत की ओर जो फ्लो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट तो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा, और कहीं भी जब नहीं जा पाएगा तो इंडिया की इंडस्ट्रीज या इंडिया के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स लग रही है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे इंपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि भारत के उद्योग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, एक दिन में हिस्ट्री यहां नहीं पहुंची है, इट विल टेक सम टाइम, ध्यान देना। और सूती वस्त्र उद्योग में भारी कमी आएगी। ऐसा ही हाल बाकी उद्योगों को भी होता है। यही नीति जो है अंग्रेज जो है वो सारी की सारी चीजों पर अपनाते हैं। सेम पॉलिसीज इज गोइंग टू अडॉप्ट फॉर द सिल्क। याद करिए वो सिल्क की कितनी डिमांड हुआ करती थी, है ना, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, पेपर, शुगर, आयरन, ये सब चीजों पर अंग्रेज ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। और इस वजह से
भारत की इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाएंगी। और भारत की इंडस्ट्रीज के खत्म होने के साथ ही हम इस फेज को यहां थोड़ा सा विराम देते हैं और इस चैप्टर को यहां थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और देखिए भाई, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं, कल हमारी क्लास रहेगी, कल हम क्लास लेंगे। मैं आपको बोल देता हूं, नयन चक्षु नेत्र नयन सब खोल कर बोल देता हूं, ठीक है। कल क्लास रहेगी, कंप्लीट करना है, मेरा उद्देश्य सबसे पहले ये है, ठीक है। आपका पूरा शोषण किया जाएगा, तीसरे फेज तक किया जाएगा, 1947 तक किया जाएगा। तो वी नीड टू क्लोज दिस चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट मतलब ये जो आपका हिस्ट्री चल रहा है, और मैं पहले ही बोल दे रहा हूं आपको, यदि कोई भी डाउट हो तो आप जो है बेखौफ होकर पहुंच सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तिलक साहब जैसा कहते हैं। तो बी इन टच, है ना, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब डिटैच हो गए हैं, ठीक है, या कुछ समय बाद हो गया। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यदि परमिशन हुई तो वो जो है हम मतलब एक्सचेंज भी कर लेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, वैसा वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज आपकी यहाँ खत्म हो जाती है, और ये अभी सेकंड फेज रहेगा, और इसके बाद हम थर्ड फेज में आएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। म्यूचुअल फंड सही है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, ठीक है। और इस अगले एपिसोड के लिए हम मिलेंगे कल, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की एक बात हम करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रिस्क, ठीक है। तो अपना जोखिम बनाए रखें, कल हम इस पर बात करेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।